हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के एडवांस टेस्ट के सॉल्यूशन। अब इसमें भी सिमिलर मैनर में जैसे आप हर टेस्ट में सीखते आए हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क कराते जाऊंगा, अलग से लिखते जाना। अब जैसे पहला प्रॉब्लम यही बड़ा जबरदस्त टकरा गया, तो चलो देखते हैं इसको क्या कह रहा है। ये थ्रेड चार्ज सिस्टम का एक काफी अच्छा प्रॉब्लम है जो आज तक आपके कंपटीशन में नहीं आया, ठीक है ना। और पिछले पास्ट ईयर में आप देखोगे तो थ्रेड चार्ज सिस्टम कई बार आ चुका है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लिखो क्योंकि आज तक नहीं आया। तो अब इसका सोल्यूशन देखो। ये बोल रहा है टू आइडेंटिकल बॉल each having density 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें सॉलिड बॉल की डेंसिटी दे रखी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो कॉमन पॉइंट से दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से बॉल्स को सस्पेंड कर दिया गया। डेंसिटी हमें 1.6 दे रखी है, मैं इसको सिग्मा ले लेता हूं और सिग्मा की वैल्यू 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बोल रहा है बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज। तो मास सेम है और चार्ज सेम है। अच्छा, अब इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल से ये जो स्ट्रिंग है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो फोर्सेस लगाते हैं, बैलेंस करते हैं और इक्वेशन लिख लेते हैं। फोर्सेस के नाम पे एफ इधर लगा, एम जी नीचे लगा और ये बना पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ये आ गया इसका डायगोनल, इस पे टेंशन आ गई, ये वाली टेंशन। तो आप इस पैरेललोग्राम में इधर ट्रायंगल कंप्लीट करो। तो वर्टिकल से एंगल हम जानते हैं 30 डिग्री, तो यह एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री की आइडेंटिटी हो जाएगी F अपॉन एम जी। अब आगे देखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में इमर्स कर देते हैं। तो ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन, एयर के अंदर। लिक्विड के अंदर डालने पर हम लिक्विड की डेंसिटी यहां पर रो ले लेते हैं, ठीक है ना। सॉलिड की डेंसिटी मैंने आपको बताई थी सिग्मा है। तो लिक्विड के अंदर डालने पर एंगल चेंज नहीं करता, ये उसने आखिरी में बोला हुआ है। तो बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दो, तो एंगल स्टिल 30 डिग्री है। अच्छा, अब ये तो हम इक्वेशन बना लेंगे और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे। फोर्सेस के बारे में सुनो। जब भी हम थ्रेड चार्ज सिस्टम को लिक्विड में लेके जाते हैं तो जो कूलम फोर्स होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से चेंज कर जाती है, वो हो गई एफ बाई के, ठीक है ना। जहां के हो गया मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एम जी जो लग रहा था वो तो जैसे लग रहा है वैसे ही लगेगा, साथ में ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट आ जाएगा। अब अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आपको सीधे याद होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इमर्स्ड है तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो बाय सिग्मा एम जी। रो वीजी से आप इसको डिराइव कर सकते हो, या फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो एम जी नीचे लग रहा है, रो बाय सिग्मा एम जी ऊपर लग रहा है। नेट देखेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एम जी दोनों में से कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस रो बाय सिग्मा आ जाएगा। तो समझने वाली बात यह कि इस पार्टिकल पर एफ बाई के तो इधर आ गया, ये तो आपको आ ही गया, और नीचे की तरफ आ गया एम जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा, ठीक है ना। एंगल स्टिल वही 30 डिग्री दे रखा है। अब हम tan 30 डिग्री की आइडेंटिटी यूज करें तो ये हो गई एफ बाई के और साथ में आ गया एम जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा, ठीक है ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 जो कि लिक्विड के अंदर आ गई। क्योंकि एंगल सेम है तो दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर देते हैं। जैसे ही आप दोनों को इक्वेट करोगे तो एफ बाय एम जी, ये फर्स्ट इक्वेशन से आया, और सेकेंड इक्वेशन से एफ बाई के एम जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। एफ बाई एम जी पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो गया और फाइनल इक्वेशन आ गई के 1 माइनस रो बाय सिग्मा। तो इसको आप याद कर सकते हो, ये एक शॉर्टकट है कि थ्रेड चार्ज सिस्टम को जब हम एयर से लिक्विड में ले जाते हैं सच दैट एंगल चेंज ना हो, तो के 1 माइनस रो बाय सिग्मा इक्वल्स टू 1, ये परमानेंट कांस्टेंट ही रहता है। तो इसको याद कर लो, इतने प्रोसेस से बच जाओगे। अब डाटा पुट कर लो और के की वैल्यू निकाल लो। जैसे रो हमें दे रखा था, कितना दे रखा था रो हमें क्वेश्चन में 0.8 और सिग्मा हमें दे रखा था 1.6, तो के टाइम्स 1 माइनस 0.8 बाय 1.6 इक्वल्स टू 1। तो ये तो गया बेटा, हाफ बचा, हाफ, और इधर से के की वैल्यू आप देखो तो आपके पास के की वैल्यू 2k इक्वल आ गई। तो फाइनल आंसर अगर हम चेक करेंगे तो k इक्वल्स टू 2, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लिख जरूर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, यानी इस जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और ये पूरा का पूरा हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड A है। तो ये A हो गया, ये A/2 हो गया।
सिमिलरली ये भी a/2 हो गया। अब अगर हम ज्वाइन करें सारे चार्जेस को p पॉइंट से तो डिस्टेंस चेक करो, इन दोनों चार्जेस B पर रखे हुए और C पर रखे हुए का डिस्टेंस सेम है, दोनों चार्जेस भी एक जैसे हैं, तो दोनों चार्जेस की वजह से जो P पॉइंट पर फील्ड होगी वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी और इसकी फील्ड B और C वाले की फील्ड तो गई, अब बची किसकी, D की और A की। ये डिस्टेंस कितना हुआ, पाइथागोरस लगाओ, तो √5 a/2। अब मैं एक बार वापस से डायग्राम बना ले रहा हूं, तो अब ये क्लियर हो गया कि B और C वाले चार्जेस एक दूसरे की फील्ड को पूरी तरीके से कैंसल आउट कर देंगे। तो हमें निकालना है D और A पर रखे हुए चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर रिजल्टिंग फील्ड का वैल्यू। तो देखो आप, ये मैंने इसको यहां ज्वाइन किया, ये डिस्टेंस हो गया √5 a/2। ये आपको पता ही है A दे रखा है, ये हमें a/2 दे रखा है। सिमिलरली इधर के लिए भी वही है। अच्छा, जो कैंसिल हो गया उसको तो मैं रिप्रेजेंट कर नहीं रहा, यानी इन दोनों की फील्ड को चलो कर भी लेते हैं। तो इसका मान लो इधर की तरफ E है या E' ले लो, इसने इधर E' लगाया तो अब तो गया, कैंसिल हो गया। इसकी वजह से इधर की तरफ E आ गया, सिमिलरली इसकी वजह से भी E आ गया। अब हमें E के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एंगल चाहिए होगा। ये एंगल अगर थीटा ले लें तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, सिमिलरली ये भी थीटा हो जाएगा, और इधर ये दोनों एक्स एक्सिस से थीटा एंगल। तो अब अगर आप E के कंपोनेंट करोगे तो साइन वाला गया, कॉस वाला ऐड हो जाएगा, तो नेट फील्ड इधर आ जाएगी, और इस E नेट का फॉर्मूला हो जाएगा 2E cos थीटा। अब बस डाटा पुट करते हैं, तो E नेट इक्वल्स टू ट्वाइस E की जगह आ गया मेरे पास KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये बना 5a²/4 टाइम्स cos थीटा। cos थीटा आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से पकड़ लो, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन √5 a/2 करोगे तो इनवर्स होकर के आ जाएगा 2/√5। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 और 2 4 और 4 16, ये तो हो गया मल्टीप्लाई में। k को एक्सपैंड कर लेते हैं, किया गया है, बिल्कुल किया गया। तो k की जगह आ जाएगा 1/4πε0, ऊपर q आ गया, नीचे 5√5, ठीक है ना, a²। अच्छा, अब देखो 4 और 16 में से ये चीज तो कैंसिल हो गई, तो नेट फील्ड का जो वैल्यू आ गया E नेट, ये आ गया 4q बाय πε0 5√5 a²। अब आप इसका आंसर मिलाओ, 4q अपॉन πε0 5√5 a², तो 4 इसमें तो है ही नहीं, ये तो होना ही नहीं है। बी ऑप्शन देखें, 4 ये q² है और हमें क्या मिल रहा है 4q, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, 0 है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन इसमें ट्रू है, वो है नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो इसमें एक भी ऑप्शन हमारे आए हुए आंसर के हिसाब से मैच नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा, शायद भी टिक कर दिया हो, ठीक है ना, कि ये 4q कहीं q² तो नहीं, बट केयरफुली वॉच करो तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम है टू पैरेलल infinitely long line of charge having charge per unit length λ1 and λ2 are located in air at a distance a। तो कहानी ये है कि दो हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स हैं, ठीक है, और ये लोकेटेड हैं एक दूसरे से a डिस्टेंस पर। इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है। सिमिलरली इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास λ2 है। करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन दैम इज, तो कितनी फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगी, ठीक है ना। अब ये निकालने का तरीका देखो, इसकी वजह से यहां पर पहले हम फील्ड देखते हैं। फील्ड का फॉर्मूला इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से होता है 2k λ/r। तो इसकी वजह से हम एक सबसे पहले छोटा सा एलिमेंट काटते हैं dl लेंथ का, और ठीक है ना dq चार्ज का, या dq2 चार्ज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वायर नंबर 1 की जो फील्ड होगी वो इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड का काम करेगी। फोर्स हमेशा ध्यान रखना एक्सटर्नल फील्ड लगाती है, खुद का चार्ज खुद की फील्ड की वजह से खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगाता। तो इसकी वजह से यहाँ जो फील्ड आई वो इधर की तरफ आ गई E1, और वैल्यू हो गया 2k λ1 डिवाइडेड बाय a, ठीक है ना। अब अगर हमें फोर्स निकालनी है, इस छोटे से एलिमेंट पर लगने वाली फोर्स dF2 की वैल्यू हो गई चार्ज इनटू फील्ड, ठीक है ना। पुट करते जाते हैं, तो dF2 dq, अब dq की वैल्यू कैसे डालोगे, चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। चार्ज डेंसिटी कितनी है λ2, लेंथ हो गई dl, E1 की वैल्यू डालो 2k λ1 बाय a। सिंप्लीफाई करते हैं, dF2
बाय डीएल, इसको बोला जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हमें निकालनी है। रिजल्ट आया 2, के को हमने ब्रेक कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय ए। तो ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है, बट ऐसा प्रॉब्लम आपके मेडिकल एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इस तरीके का प्रॉब्लम रखा ताकि आप सीख जाओ अच्छे से। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई, 2 से इसको उड़ाओगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखते हैं आंसर कौन सा मैच कर रहा है। ये हो गया हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ का रिजल्ट। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 2 डिफरेंट मेटलिक स्फीयर। तो 2 अलग अलग मेटलिक स्फीयर हैं जिनके रेडियस r और 2r है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक मेटलिक स्फीयर r रेडियस का, और ये रहा दूसरा मेटलिक स्फीयर, इसका रेडियस हमारे पास 2r है। इन दोनों पर q का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो टोटल चार्ज q है, जिसमें से कुछ पार्ट इधर गया और कुछ पार्ट इधर गया। इस पे मान लो आप Q1 गया और इस पे मान लो आप Q2 गया, या फिर ऐसे कर लो Q माइनस Q1 गया। बात एक ही है। ओके, अब क्या पता करना है? इफ बोथ स्फीयर हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, देन चार्ज ऑन द लार्जर स्फीयर बताना है। तो बड़े वाले स्फीयर पर कितना चार्ज आया होगा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वेट कर देते हैं, जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, अच्छा हमें चार्ज ऑन लार्जर स्फीयर निकालना, मतलब Q2 निकालना है। पहले हम Q1 निकाल लेते हैं, फिर माइनस करके Q2 निकाल लेंगे। सिग्मा 1 की वैल्यू होगी Q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। दूसरी की होगी Q माइनस Q1 अपॉन 4 पाई 2r का स्क्वायर विच बिकम्स 4r स्क्वायर। तो 4 पाई तो उड़ाओ, r स्क्वायर से r स्क्वायर उड़ा दो। यहां से रिजल्ट बना, 4 को उधर ट्रांसफर करोगे 4Q1 Q माइनस Q1, तो ये इधर आया और बन गया 5Q1 इक्वल्स टू Q, और यहां से Q1 की वैल्यू आ गई Q/5। बट हमें Q1 नहीं चाहिए, हमें चार्ज ऑन लार्जर स्फीयर चाहिए विच इज Q2। तो Q2 की वैल्यू हो गई Q माइनस Q1, तो Q माइनस Q/5 एंड फाइनल आंसर इज 4Q/5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन लार्जर स्फीयर। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4Q/5। ऑप्शन देखेंगे ए करेक्ट है। तो एक सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसमें तो छूने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है, कई बार मैंने पहले भी बताया हुआ है। देखो ये बोल रहा है 4 पॉइंट चार्जेस प्लस Q, ठीक है ना। तो प्लस Q के ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं जो स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे गए हैं। द प्लेन ऑफ द फ्रेम इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। तो जैसे ये पेन को आप z एक्सिस ले लो, तो स्क्वायर का प्लेन ये हो गया इस तरीके से z एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। 3D में चल रही है कहानी। आगे बोल रहा है इफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड, तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज को यहां पर रखते हैं z डिस्टेंस पर, तो ये चारों पॉजिटिव मिलकर के इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब क्या, अब ये बोल रहा है z इज मच मच लेस देन l। अब जब ये z बहुत छोटा होगा l से, तो ऐसे में ये छोड़ने पर क्या करेगा, ऐसे चम करेगा, इसके बाद यूं करके ऑसिलेट करेगा। पहले ये अट्रैक्ट करेगा, फिर दूर जाने पर फिर क्या करेगा, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेगा, फिर ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो पहले फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, जब ये नीचे जा रहा होगा तो फोर्स ऊपर की तरफ। तो यहां से यहां तक एक्सेलरेट, फिर रिटार्ड, फिर एक्सेलरेट, फिर रिटार्ड। तो ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करेगा, क्योंकि z बहुत छोटा है इसलिए ऐसे ऑसिलेशन SHM हो जाएंगे। अब देखें SHM है या ऑसिलेशन है, देखते हैं। तो नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट अलोंग z एक्सिस, इट मूव अवे फ्रॉम द फ्रेम, ये गलत है। इट मूव स्लोली टुवर्ड्स द फ्रेम, ये भी गलत है। इट पासेस थ्रू द फ्रेम ओनली वंस, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन हमारे फिट बैठ रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट अलोंग z एक्सिस। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट आपका फिर से सिंपल कंसेप्चुअल है, मेरे ख्याल से इसको आपने आराम से कर लिया होगा। बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, नेगेटिव चार्ज कैसे दे सकते हो, जब आप उसको क्या करो, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी उसके अंदर प्रोवाइड करो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन करो। तो गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, फिर से थ्योरी बेस्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यानी मोशन में होता है, तो वो दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला आप जानते हो KQ/R²। मैग्नेटिक फील्ड जो मूविंग चार्ज होते हैं वो बायोट-सवर्ट लॉ आप आगे पढ़ोगे मैग्नेटिज्म के अंदर, जहां मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप इसको याद कर लो कि ये जो चार्ज है, मूविंग चार्ज है, दोनों तरीके की फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक प्रॉब्लम कह रहा है अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू कैपिटल Q चार्जेस। तो डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसका। तो दो कैपिटल Q के चार्जेस हैं,
इस तरीके से इनके बिल्कुल बीच में स्मॉल q का चार्ज रखा गया, तो ये डिस्टेंस बराबर है। फॉर द टाइमिंग अभी मैंने इनको a ले लिया। ये बोल रहा है द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन स्मॉल q हैज द वैल्यू ऑफ, तो स्मॉल q का वैल्यू बताओ जब तीनों इक्विलिब्रियम में। देखो बेटा ये तो इक्विलिब्रियम में है ही है, क्योंकि इन दोनों की फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। अब हम चाहते हैं इनमें ये पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो बताओ स्मॉल q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो किसी भी एक कॉर्नर वाले चार्ज को पकड़ो और इसके ऊपर नेट फोर्स देखो, इसका नंबर 1 कर लो, इसको आप 2 कर लो। 1 वाला इसको रिपेल कर रहा है, तो F1 की फोर्स इधर लगी। अगर ये Q चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा, फिर ये इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये दोनों फोर्सेस इन इसकी और इसकी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बट मैं फिर भी अभी कुछ भी नहीं ले रहा, मान ले रहा हूं पॉजिटिव ही है, गलत ले लिया तो F2 इधर लगा। अब अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। देखो यहां से अपने आप ऑटोमेटिकली खुद को प्रूव कर लेगा वो। तो नेट फोर्स अगर 0 होनी चाहिए तो F1 प्लस F2 0 हो गया। F1 का फॉर्मूला लगाते हैं, F1 इसके और इसके बीच की फोर्स है, तो KQ स्क्वायर, डिस्टेंस देखो 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर हो गया। F2 की वैल्यू लिखते हैं, इसके बीच की फोर्स है K कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप इसको इधर ले आओ और Q की वैल्यू स्मॉल q की वैल्यू निकालो, साइन के साथ आ जाएगा -q/4। तो हमें स्मॉल q का वैल्यू पता चल गया विच इज नेगेटिव, मैंने बोला ही भी था नेगेटिव होगा बट ऑटोमेटिकली प्रूव भी हो गया, तो -q/4 इसका आंसर है। तो फाइनल आंसर सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम नंबर 9th नंबर प्रॉब्लम आपका फिर से थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। ये कह रहे टू मेटलिक स्फीयर ऑफ सेम मास आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस दिए गए, तो हमें पता करना है मास ऑफ किसका मास बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखो पॉजिटिव इक्वल और अपोजिट चार्जेस देने का मतलब क्या निकला, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लिए गए, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मास कम होगा। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसके ऊपर मास एडिशनल आ जाएगा, तो नेगेटिव वाले का मास बढ़ जाएगा, पॉजिटिव वाले का मास कम हो जाएगा। ऑप्शन मिलाओ, द मास ऑफ नेगेटिव चार्ज स्फीयर इंक्रीजेस, तो ऑप्शन नंबर इसका सी परफेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 10th नंबर ये कह रहा है इफ अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 10 की पावर -12 कूलम, तो हमें चार्ज रखा है 10 की पावर -12 कूलम का, करना क्या है, कितने एक्सेस यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले एक्सेस है या डेफिशिएंसी वो सोचते हैं। ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, पावर नेगेटिव है, चार्ज पॉजिटिव, ध्यान रखना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव का मतलब क्या सीखे हो आप, पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेस वाले तो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। तो डेफिशिएंसी में से कोई एक ऑप्शन ट्रू है, या तो सी या फिर डी। देखते हैं कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है, Q बराबर NE करके, तो 10 की पावर -12 N नंबर ऑफ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन हमने इससे विड्रॉ किए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डाल दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, सॉल्व करोगे तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 6, इतने इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ कर लिए गए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 11th, ये कह रहा है टू अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस T, तो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये कैपिटल Q अनलाइक चार्जेस है, D डिस्टेंस पर इनको रखा गया। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट इन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो मिडिल पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा अनलाइक चार्जेस हैं, ये मैंने तो रख दिया लाइक, अनलाइक में तो एक पॉजिटिव होगा और एक फिर नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब हमें इनके मिडिल में मतलब इस जगह पर इसको P कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, 0 तो नहीं होगी, तब होती जब ये दोनों लाइक होते, तो ये डिस्टेंस हो गया d/2, ये डिस्टेंस भी हो गया d/2, इसकी वजह से यहाँ की फील्ड इधर की तरफ हो गई, E कर लो, इसकी वजह से यहाँ फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव हो गई, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, तो नेट फील्ड एट P पॉइंट 2E आ गई। अब आप फॉर्मूला डाल दो इसमें, तो ट्वाइस ऑफ E K कैपिटल Q बाय डिस्टेंस हो गया d²/4। अब सॉल्व कर लो, तो EP K को ओपन कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा 2Q बाय पाई एप्सिलॉन नॉट d²। अब देखो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, तो
2q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, एक भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा प्रॉब्लम। हमारा क्या आ रहा था, 2q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, जीरो तो है ही नहीं। 8q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, 4 8 से काटोगे तो यही पैटर्न बन जाएगा, मतलब बिना काटे उसने आंसर दे दिया, ठीक है ना। तो खैर हमारा आंसर ये आ रहा है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 8q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, मतलब अगर हम k का 4 कैंसिल आउट ना करें तो एग्जैक्टली हमारा आंसर यही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो कई बार ऐसे भी करना पड़ता है, प्रॉब्लम को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट है आपका 12th। ये बोल रहे हैं 3 चार्जेस ईच ऑफ 5 into 10 power minus 6 कूलम आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। पहले डायग्राम बनाते हैं। तो 3 चार्जेस को इक्विलेटरल ट्रायंगल के, मैं इसको Q ले लेता हूं। Q का वैल्यू है 5 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम, यहां पर रखा गया, और इसकी साइड लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। करना क्या है, हमसे पूछा जा रहा है द फोर्स exerted on another charge of 1 microcoulomb placed at the center of triangle। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर आप एक चार्ज रख रहे हो, Q नॉट ले लो, और इसका वैल्यू कितना है 1 माइक्रोकूलम है। इस पे लगने वाली फोर्स बतानी है। तो भाई ये तो बड़ा सिंपल हो गया, इसकी फोर्स F, इसकी फोर्स F और इसकी फोर्स F। तीनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 120 120 120। तो तीनों फोर्सेस के बीच का एंगल 120 है, तो इनका रिजल्टेंट F इधर आया, जिसने इसको कैंसिल कर दिया। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर रखे गए Q नॉट के चार्ज पर जो नेट फोर्स हो गई वो 0 हो गई। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया। तो एक आसान प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 13। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन माइनस 2q। तो ये भी सिंपल, आप आराम से कर सकते हो। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा F की फोर्स से, सिमिलरली ये वाला चार्ज भी इधर अट्रैक्ट करेगा F की फोर्स से। एंगल दोनों के बीच का 60 डिग्री है। तो जब दो एक जैसी फोर्सेस 60 डिग्री के एंगल पर लग रही हो तो रिजल्टेंट √3F होता है। तो नेट फोर्स हो गई √3 टाइम्स F। √3 तो बड़ा रहने दो, F को एक्सपैंड करते हैं, K Q इंटू माइनस 2Q में डाल देना, बस मैग्नीट्यूड डालो 2Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। एक्सपैंड कर लो, K की जगह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2√3 Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। अच्छा, ऊपर नीचे से कैंसिल कर देते हैं इस 2 को, ठीक है। तो रिजल्ट बनेगा √3Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। ऑप्शन में लाते हैं तो √3Q। अच्छा, K को इसमें कैंसिल ही नहीं किया, तो हम लोग कई बार K कैंसिल कर दे रहे हैं, कई बार वो बच जा रहा है। तो खैर चलो, अगर पूरा आंसर होता तो इस तरीके का होता, बट K के टर्म में दे रखा है, तो 2√3KQ डिवाइडेड बाय KQ स्क्वायर, डिवाइड Q स्क्वायर होगा यहाँ पर भी, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इन टर्म्स ऑफ K हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है 14th, इंपॉर्टेंट लिखो इसको, ये आईआईटी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आईआईटी में आ चुका है और एसएचएम में आपका इसमें बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए, ध्यान से सीख लेना इसको। ये बोल रहा है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम परफॉर्म्ड बाय सिंपल पैरेंडम कितना होगा। तो हमें एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है। कैसे निकालेंगे, पैरेंडम का टाइम पीरियड के लिए हमें जी फैक्टिव निकालना पड़ता है। जी फैक्टिव में जी आता है और टेंशन को छोड़ करके बाकी जो भी फोर्स लग रही होती है उसका नेट एक्सेलरेशन आता है। देखो कैसे करेंगे, एम जी का फोर्स नीचे लगा, QE का फोर्स इधर लगा, तो इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे जी फैक्टिव। तो जी फैक्टिव निकालने के लिए हमें इन दोनों का एक्सेलरेशन चाहिए होगा। इसका एक्सेलरेशन तो जी हो गया, कैसे निकाला, मास से डिवाइड करके, और इसका एक्सेलरेशन QE/m हो गया, ठीक है ना। तो जी फैक्टिव की वैल्यू हो गई हमारे पास √ 90 डिग्री पर है दोनों, तो √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, मतलब √G स्क्वायर प्लस QE/m का होल स्क्वायर। अब आप इसका टाइम पीरियड लिख लो। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई सिंपल पेंडुलम की 2 पाई √L/G फैक्टिव, और G फैक्टिव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2 पाई √L/G फैक्टिव की जगह आ गया √ तो √ के अंदर √ है G स्क्वायर प्लस QE/m का होल स्क्वायर। ऑप्शन ढूंढो, तो ऑप्शन देखोगे तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। अब इस सेक्शन के लास्ट प्रॉब्लम मतलब 15th पर हम आते हैं। अगेन 15th एक थ्योरी बेस्ड आपका प्रॉब्लम है।
इसमें ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फिर से इंपॉर्टेंट लिख लो। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे मेडिकल एग्जाम के लिए, सीखो इसको। इन एनी कंडक्टर, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के ऊपर एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द सरफेस। तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं पर वो सरफेस पर नहीं होते, वो रैंडम मोशन में रहते हैं, ठीक है ना। तो रैंडम मोशन में रहते हैं, सरफेस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भाग करके नहीं आ जाते, जो एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं वो सरफेस पर आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द सरफेस स्टेटमेंट गलत है। ऑल द पॉजिटिव आयन ऑन द सरफेस, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना। पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव आयन कहां से आ जाएंगे, आयन जो होंगे वो जैसे आप इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर रख दोगे तो पॉजिटिव आयन जो होंगे वो तो जहां पर लैटिस साइड में फिक्स्ड है वहीं पर रहेंगे, वो थोड़ा ना अपना लैटिस साइड छोड़ करके सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, तो कोई पॉजिटिव आयन का कहीं पर भी मूवमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है। All the excess charge and the free electron in conductor is at the surface of the conductor। तो भाई excess charge जो होगा वो सरफेस पर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पर नहीं होंगे, वो जहां मूव कर रहे होंगे अपनी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ वो वहीं मूव कर रहे होंगे, वो थोड़ा ना अपनी जगह छोड़ करके सरफेस पर आ जाएंगे। तो एक्सेस चार्ज सरफेस पर होता है, इलेक्ट्रॉन सरफेस पर नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है। फोर्थ पढ़ो, ऑल द एक्सेस चार्ज एंड पॉजिटिव आयन, अगर खाली ये होता ऑल द एक्सेस चार्ज आर ऑन द सरफेस, ऑप्शन सही होता, बट कभी ये इलेक्ट्रॉन डाल रहा है कभी ये पॉजिटिव आयन डाल रहा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गई। पॉजिटिव आयन ध्यान रखना लैटिस साइड में होंगे, अपनी लैटिस साइड तोड़ करके बाहर नहीं आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी गलत ऑप्शन है। तो ये काफी अच्छा कंफ्यूजिंग टाइप का, मतलब जिसने कंसेप्ट को डेप्थ तक पढ़ा हो, जिसको कंडक्टर की प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हो, उस बच्चे का सही हुआ होगा, बाकी अदरवाइज ये जनरली गलत हो जाएगा। खैर अब आपको समझ आ गया होगा तो अब आप इसको जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो ऑप्शन नंबर डी यानी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर 16 से लेकर के 30 तक के सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं 16 से लेकर के 30 तक के सॉल्यूशन। देखो अब 16th वाला प्रॉब्लम देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फिर से लिख लो अपनी कॉपी के अंदर और इस प्रॉब्लम को जरूर सीखो अगर आपका गलत हुआ हो तो ये प्रॉब्लम कह रहा है टू थिन रिंग ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपार्ट। तो ये दो रिंग्स हैं और ये डी डिस्टेंस पर रखी हुई है, रेडियस इनका आर है। The charges on the rings are plus q and minus q, plus q minus q चार्जेस से रखे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सेंटर के बीच का। तो दोनों के सेंटर का नाम मैंने 1 और 2 कर लिया। कैसे निकालेंगे, पहले 1 पर दोनों रिंग के पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन देखेंगे और फिर 2 पर देखेंगे, फिर डिफरेंस ले लेंगे। तो v1, अच्छा रिंग के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सेंटर ऑफ रिंग पर फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन सेंटर वाला जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया के क्यू बाय आर। इसके लिए डी डिस्टेंस वाला जाएगा, साइन के साथ आएगा, माइनस के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया रिंग नंबर 1 के सेंटर पर पोटेंशियल। सिमिलरली 2 पर पोटेंशियल निकालो, 2 पर इसके लिए सेंटर वाला फॉर्मूला काम करेगा, तो माइनस के क्यू बाय आर, और सेकंड रिंग के लिए डी डिस्टेंस वाला तो के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपको डिफरेंस निकालना है तो v1 माइनस v2 कर लो, माइनस करते ही कटेगा नहीं, ऐड हो जाएगा सारा कुछ, तो ये ऐड और ये ऐड, इसमें से हमारे पास आ गया ट्वाइस के क्यू बाय आर माइनस ट्वाइस के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ट्वाइस के क्यू कॉमन हो गया और अंदर बचा 1 बाय आर माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम एक बार ऑप्शन मिलाते हैं, बट ऑप्शन मिलाने से पहले देख लो के को ओपन किया गया है, यानी 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट डालना पड़ेगा। तो 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट 2 पर नीचे से कैंसिल होगा, तो q बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर माइनस 1 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके के प्रॉब्लम आपको जरूर करने चाहिए, ये आपके कंपटीशन के लिए परफेक्ट प्रॉब्लम है। आपको फॉर्मूला भी प्रैक्टिस करा दे रहा है, प्लस आपका कंसेप्ट भी अच्छा हो जा रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17 प्रॉब्लम में 4q और माइनस q के दो चार्जेस से रखे हैं। करना क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 होगी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, याद होना चाहिए आपको ये इसका फॉर्मूला। देखो
अब क्योंकि दोनों चार्जेस अनलाइक है तो न्यूट्रल पॉइंट यानी वो जगह जहां नेट फील्ड जीरो होगी वो दोनों के आउटसाइड में लाई करेगा और छोटे वाले चार्ज के पास में, यानी ये वो जगह होगी जहां पर नेट फील्ड जीरो होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना हमेशा छोटे वाले के पास में। फॉर्मूला इसका डिराइव करोगे एग्जाम में तो टाइम लग जाएगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो। तो जिस चार्ज से डिस्टेंस निकाल रहे हो वो चार्ज ऊपर आएगा रूट में, तो अंडर रूट 4q, दोनों के बीच का सेपरेशन वो है a, टाइम से नीचे अब दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर ये दोनों लाइक होते तो ये नीचे एडिशन आ जाता है, तो दोनों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो आएगा अंडर रूट 4q माइनस अंडर रूट q। सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आपको a मिल जाएगी, सॉरी x की वैल्यू आपको 2a मिल जाएगी। ठीक है ना, तो 4q वाले चार्ज से 2a के डिस्टेंस पर इसका न्यूट्रल पॉइंट है, या माइनस q से a डिस्टेंस पर इसका न्यूट्रल पॉइंट है। बात एक ही है, देखें कौन सा ऑप्शन वैलिड होता है। तो 2a मीटर फ्रॉम 4q, a/2 फ्रॉम माइनस q, 1 मीटर फ्रॉम 4q न्यूट्रल पॉइंट, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो है आंसर नंबर ए। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लिख लेना अगर नहीं आता तो, और दोनों चार्जेस टाइप ऑफ चार्जेस के लिए, लाइक के लिए एज वेल एज अनलाइक के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 18th, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, वन लाइन का प्रॉब्लम है बट परफेक्ट प्रॉब्लम है। इसका कंसेप्ट जिसको आता है वो कर पाएगा, जिसको नहीं आता वो नेगेटिव कर देगा। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट। तो Q नॉट पर नेट फोर्स निकालनी है। चेक करो ये एक हेक्सागन है, अब जरा चेक करो, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, बट इधर चार्ज नहीं है। ठीक है ना, तो 5 जगह पर चार्जेस है। अगर इन 6 के 6 कॉर्नर पर चार्ज होता तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होता। तो अब कैसे करेंगे, तो इस बात का मतलब ये निकला कि अगर हेक्सागन के वर्टेक्स पर हम 6 चार्जेस रखते हैं, देखो इस तरीके से इसकी थ्योरम को हम डेवलप करते हैं, F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6, तो इन सब का सम 0 के बराबर होता है। बट अब हमने कितने रखे हैं, 5 रखे हैं, तो इन 5 की वजह से नेट फोर्स हो गई F1 से लेकर के, मैं सीधे लिख रहा हूं F5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो भाई इसको उधर ले जाओ, यानी माइनस F6, यानी इन पांचों की नेट फोर्स इस छठे चार्ज की फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगी। तो अगर आपको इन पांचों की नेट फोर्स निकालनी है तो क्यों निकालो, आप सिर्फ यहां एक अज्यूम कर लो चार्ज है, उसकी वजह से फोर्स निकाल लो, इन पांचों की फोर्स उसके इक्वल और अपोजिट होगी। तो आंसर हो गया माइनस, और यहां पर हम क्यू चार्ज रख करके अज्यूम कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा के क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर। तो इन पांचों की फोर्स इस सिक्स्थ वाले की फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगी, और इसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर। ऑप्शन ढूंढो। अब क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड देना है इसलिए आंसर नंबर डी करेक्ट हो गया। था ना एक अच्छा कंसेप्चुअल सवाल। तो इसी तरीके से ध्यान रखना, अगर एक पॉलीगन, चाहे वो आपका हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, हेप्टागन हो, कोई सा भी गन हो, ठीक है ना, तो एक पॉलीगन के सब कॉर्नर पर चार्ज रख दोगे तो सेंटर पर नेट फोर्स 0 होगी। बट अगर किसी एक कॉर्नर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी नेट फोर्स उस एक वाले के इक्वल और अपोजिट होगी। तो उस एक चार्ज को अज्यूम करके बाकियों की नेट फोर्स आप निकाल सकते हो। ये इसका एक जनरलाइज्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 19 कह रहा है कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो कैपिटल Q का चार्ज, पहले मैं डायग्राम बनाऊं, तो स्क्वायर के अपोजिट कॉर्नर पर मैंने कैपिटल Q का चार्ज रख दिया। ओके, अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्स। स्मॉल q को अदर कॉर्नर पर रख दिया, स्क्वायर है, साइड अपन a ले लेते हैं इसकी। अब करना क्या है, इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, तो किसी कैपिटल Q को पकड़ो, इस पे नेट फोर्स 0 है, पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। इसने इधर F लगाया, इसने इधर F लगाया, ठीक है ना, और इसने इधर F डैश लगाया, तो नेट फोर्स कितनी होगी। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप लोगे तो क्योंकि 90 डिग्री पर एक जैसे हैं तो √2F हो जाएगा। तो नेट फोर्स हो गई कितनी, √2F प्लस F डैश, और ये बोल रहा है कि 0 है, ठीक है ना। अब करना क्या है, हमें Q बाई Q निकाल के देना है, तो इस कंडीशन से जो भी होगा वो अपने आप आ जाएगा। अच्छा, डायगोनल कितना हो गया, √2a, एक एक डाटा पुट करते हैं, तो √2 टाइम्स F, इसके और इसके बीच का फोर्स विच इज K स्मॉल q कैपिटल Q बाय a स्क्वायर, F डैश, इसके और इसके बीच का फोर्स विच इज K Q स्क्वायर बाय √2a का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से इसको उधर साइड ले जाओ, तो √2 KQQ बाई a स्क्वायर
इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ये गया और k गया और q गया, यहां साइन माइनस आया, तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q का जो रेशियो आ गया मेरे पास, वो आ गया मेरे पास 2 उधर जाकर के -2√2 बन गया। तो -2√2 is to 1 is the value of Q by Q का रेशियो, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, ठीक ठाक सवाल था ये आपके लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम 20 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस, देन वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 3। तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, सॉल्व कर लोगे आप इसको। तो पोटेंशियल की इक्वेशन 10 - 7x dv बाय dx करो, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -7। अब फील्ड क्या होती है वेक्टर फॉर्म में, -dv बाय dx या del v बाय del x i कैप। अब y वाला टर्म ही नहीं है तो उसको लिखने से फायदा नहीं, यानी फील्ड सिर्फ x एक्सिस पर होगी, पुट कर दो। तो dv बाय dx का वैल्यू -7, तो दिस बिकम +7 i कैप, यानी फील्ड की वैल्यू 7 है और पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है। वैल्यू देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 21 पर चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है बट टफ नहीं है, बट ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, आपको ऐसा प्रॉब्लम जरूर आना चाहिए। ये कह रहा है लॉन्ग स्ट्रिंग विद चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा पासेस थ्रू द क्यूब ऑफ लेंथ एल। तो ये हमें एक क्यूब दे रखा है और इस क्यूब से इस क्यूब की लेंथ हमें एल दे रखी है। अब क्या बोल रहा है कि एक रॉड है, लॉन्ग स्ट्रिंग है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, वो इससे पास कर रहा है। मैक्सिमम फ्लक्स बताओ, तो भाई फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। मैक्सिमम कब होगा, जब चार्ज एनक्लोज मैक्सिमम होगा। चार्ज एनक्लोज कब मैक्सिमम होगा, जब लेंथ मैक्सिमम एनक्लोज करेगा। अब एक क्यूब के अंदर ज्यादा से ज्यादा लेंथ कहां से कहां आ सकती है, बॉडी डायगोनल, यानी एक बॉडी डायगोनल से दूसरे बॉडी डायगोनल के बीच में आप इस स्ट्रिंग को पास करा दो। अब इसकी जो लेंथ एनक्लोज्ड हो जाएगी वो यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगी, और इस L एनक्लोज्ड की वैल्यू बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है, √3L हो गया। तो चार्ज एनक्लोज्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ गई लैम्डा √3L। तो फ्लक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई लैम्डा √3L बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप ऑप्शन में लाओ, लैम्डा √3L बाय एप्सिलॉन नॉट, आंसर नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 22। ये कह रहा है Q एंड -2Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। तो फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो Q, फिर Q और फिर -2Q इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे गए, जिसकी साइड हमें दे रखी है A। करना क्या है, तो हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल किया था, वो फोर्स कैलकुलेट करनी थी। अब इसमें डायपोल मोमेंट निकालना है, तो ये भी आपको आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, डायपोल में क्या होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। पॉजिटिव चेक करो, दोनों मिला दोगे तो +2Q, नेगेटिव चेक करोगे तो -2Q। अब क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि माइनस वाला तो एक जगह पर है, बट पॉजिटिव वाला 2 पार्ट में ब्रेक है। तो हम क्या करेंगे, जो ब्रेक हो रहा है उसको देखते हुए दूसरे वाले को भी उसी तरीके से ब्रेक कर देंगे। तो इसका अल्टरनेटिव डायग्राम वो ये रहा, Q Q -Q, इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर लो। तो एक डायपोल ये बन गया, एक डायपोल ये बन गया। इसका डायपोल मोमेंट इधर नेगेटिव से पॉजिटिव, वैल्यू हो गई Q × A। इसका डायपोल मोमेंट इधर और इसकी भी वैल्यू हो गई Q × A। रिजल्टेंट निकालना है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो नेट डायपोल मोमेंट हो गया √3P। ठीक है ना, √3 इसलिए क्योंकि दो एक जैसी चीजें 60 डिग्री के एंगल पर है, तो उनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स हो जाता है। तो √3P, P की जगह आ गया QA। अब आप ऑप्शन मिलाओ, √3QA, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर प्रॉब्लम। 23 कह रहा है 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये फिर से थर्ड प्रॉब्लम है, पर फिर डिफरेंट वैरायटी का है। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है 3 एक जैसे चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे गए, साइड इसकी हमें L दे रखी है। इफ फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज F, तो फोर्स F की वैल्यू हमारे पास होगी किसी भी दो चार्ज के बीच की KQ² बाय L²। द वर्क रिक्वायर्ड टू डबल द डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल। तो अब हमें इस ट्राइंगल के डायमेंशन को डबल करना है।
तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आपको ये वर्क डन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, अचानक से कई स्टूडेंट को क्लिक नहीं करता। देखो ये प्रॉब्लम आता है पोटेंशियल के अंदर, तो हमने क्या किया, एक सिस्टम के डायमेंशन को चेंज किया। ऐसा करने से हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया, तो हमारी वजह से किया गया वर्क डन, यानी वर्क डन बाय एजेंट, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और इसके लिए हमें करना पड़ेगा सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो हम क्या करने वाले हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इनिशियल निकालेंगे, माइनस कर देंगे, वर्क डन आ जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो कितने पेयर है, 1 2 3, और तीनों एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय R होता है, डिस्टेंस हो गया 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो अगेन 3 पेयर बन रहे हैं यहां पर, 3 के क्यू स्क्वायर बाय L, डिफरेंस ले लेते हैं। तो डेल्टा U की वैल्यू इसके लिए फाइनल माइनस इनिशियल किया, तो फाइनल है 3 के क्यू स्क्वायर बाय 12 और इनिशियल है 3 के क्यू स्क्वायर बाय L, माइनस करोगे तो हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ बचेगा, तो माइनस 3/2 के क्यू स्क्वायर बाय L, ये हो गया डेल्टा U, और यही डेल्टा U वर्क डन के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो वर्क डन की वैल्यू होगी माइनस 3/2 के क्यू स्क्वायर बाय L। अब देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन तो F के टर्म में है। अब क्या करना पड़ेगा, F की वैल्यू कितनी थी, ये थी F की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय L स्क्वायर, तो करते क्या है, यहां से के क्यू स्क्वायर बाय L की वैल्यू ले लेते हैं, कितनी हो जाएगी FL। तो ये जो डाटा है इस डाटा को हम रिप्लेस कर देते हैं, तो माइनस 3/2 FL, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब आप चेक करो तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल जाएगा। तो एक बढ़िया प्रॉब्लम था, फोर्स और वर्क डन को आपस में रिलेट करते हुए हमें इस इक्वेशन को चलना था, लिख लेना इसको अलग से। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है 24, थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। देखें क्या कह रहा है ये, देखो ये कह रहा है पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ नहीं बोला गया, तो देखना पड़ेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और आप एक पॉइंट चार्ज को इसमें ले आए, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट नियर बाय पॉइंट, अब वो नियर बाय पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहां हुआ तो इस जगह पर करना क्या है, हमें पता करनी है नेट फील्ड, इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्या होगा। तो विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, ऐसा नहीं है, यहां पर होगा तो इंक्रीज कर जाएगी, यहां पर होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा डिक्रीज कर जाएगी। तो विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव गलत है, विल डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव अगेन इसी रीजन की वजह से गलत हो गया कि लोकेशन हमें नहीं पता। मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, हाँ ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि वो मे इंक्रीज बोल रहा है, मतलब इंक्रीज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो ये एक अच्छा कंसेप्चुअल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 25 इसको लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरे टेस्ट का आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इन द गिवन फिगर द चार्ज अपीयर्स ऑन द स्फीयर, कैसे निकालेंगे, इसकी एक स्पेशल टेक्निक है, ठीक है ना। तो इंडक्शन में कैसे चार्ज निकालते हैं अर्थ कंडक्टर के ऊपर, जबरदस्त प्रॉब्लम है। देखो अब हमें नहीं पता इस पे कितना चार्ज आ रहा है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस स्फीयर के ऊपर आने वाला चार्ज Q' है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। स्फीयर को अर्थ किया गया है, अर्थ करने पर पोटेंशियल 0 हो जाता है, बट आप अगर यहां पर पोटेंशियल लिखोगे तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि पोटेंशियल लिखने के लिए इसका और इसका दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो स्पेशल टेक्निक ये है, ध्यान से सुनना। हम इस पे स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है तभी अर्थ की गई है, नॉन कंडक्टिंग अर्थ करने से कोई फायदा नहीं। तो सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे, क्यों निकाल रहे हैं जवाब अभी दे दूंगा, ठीक है ना। तो सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन हो गया के क्यू बाई डी, ठीक है ना, और इसका कंट्रीब्यूशन हो गया के क्यू, और इसका कंट्रीब्यूशन हो गया के क्यू डैश बाई रेडियस स्फीयर का आर। अब क्यों मैंने सेंटर का निकाला वो सुनो। स्फीयर की क्या प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिंग स्फीयर की, जितना पोटेंशियल अंदर होता है उतना ही सरफेस पर होता है, यानी जो सेंटर का पोटेंशियल होगा वही सरफेस का पोटेंशियल होगा। तो वी सेंटर इक्वल्स टू वी सरफेस, बट सरफेस को तो अर्थ किया गया है इसलिए रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करी, तो वी सेंटर यानी के क्यू बाई डी और के क्यू डैश बाई आर ये मिलकर के 0 हो गया। यहां से हम क्यू डैश की वैल्यू ले लेते हैं,
तो क्यू डैश की वैल्यू आ गई माइनस क्यू स्मॉल आर बाय डी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश, यानी चार्ज अपीयरिंग ऑन द स्फीयर अगर हम क्यू का चार्ज उसके सामने रखते हैं डी डिस्टेंस पर सेंटर से। अब आप ऑप्शन में लाओ, तो माइनस क्यू आर बाय डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, लिख जरूर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 26। ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एल बाय द सिस्टम इज गिवन। मैं रेगुलर प्रॉब्लम है, आराम से कर लोगे आप। देखो इस Q की वजह से यहाँ फील्ड E ले लेते हैं, ठीक है ना, बाकी 2Q होगा 2E, फिर 3E की वैल्यू लास्ट में देख लेंगे। तो इसकी वजह से फील्ड इधर की तरफ हो गई कितनी E, इसकी वजह से फील्ड इधर की तरफ हो गई कितनी 2E, तो बचा कितना E, और वो भी इधर की तरफ साइड में लिखते जाओ, तो E इधर की तरफ। इन दोनों का हिसाब किताब देखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी, तो इसकी वजह से फील्ड इधर हो गई E, इसकी वजह से इधर हो गई 2E, बचा कितना E और वो इधर की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड E इधर, और जो बाकी पॉजिटिव चार्ज है उनकी फील्ड E हमारे पास दूसरी तरफ आ रही है। तो ये नेगेटिव की हो गई एंड इधर की तरफ पॉजिटिव की हो गई। दोनों फील्ड के बीच का एंगल, वही डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो रिजल्टेंट तो आप समझ गए। तो रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई कितनी √2 टाइम्स E। तो अब नेट फील्ड की वैल्यू लिख लेते हैं। आंसर देख लो, के टर्म में छोड़ना है, के नहीं तो बार बार गड़बड़ा देता है। तो √2 टाइम्स E, E की वैल्यू डालते हैं। E की वैल्यू हो गई KQ डिवाइडेड बाय, अब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो स्क्वायर का डायगोनल √2L हो गया, L साइड लेंथ दे रखी है, उसका हाफ L बाय √2 हो गया, तो L बाय √2 का स्क्वायर, तो विच बिकम्स 2√2 KQ बाय L स्क्वायर। अब आप आंसर मिलाओ, तो 2√2 KQ बाय L स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब चलते हैं 27 पर। 27th प्रॉब्लम फिर से फील्ड पोटेंशियल वाला लग रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो 27 कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय V इक्वल्स टू 81 बाय R। तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 81 बाय R, ओके। जहां R पोजीशन वेक्टर है, हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां R का वैल्यू I प्लस J प्लस K कैप के बराबर हो। क्या करेंगे, पहले फील्ड का फॉर्मूला लगाओ, माइनस dV बाई डी आर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड टाइम्स आर कैप, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस dV बाई डी आर, इसका डिफरेंशिएशन, तो पावर कितनी है 1 ऊपर जाएगी और निगेटिव साइन के साथ, और नीचे 1 से बढ़ जाएगा, तो माइनस के बाहर रहने दो, तो माइनस 81 बाई आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप, इसको ब्रेक किया आर वेक्टर बाय मॉड आर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो E वेक्टर की वैल्यू आ गई कितनी 81 बाय आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर। अब बस इसको पुट करते जाओ, आर क्यूब, अब पहले मैं आर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। आर हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो हो गया √3, क्यूब करोगे तो 3√3 आ जाएगा, पुट कर दो यहाँ पर, तो ई वेक्टर की वैल्यू आ गई 81 बाय 3√3 टाइम्स आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन में लाते हैं इसमें 81 बाय 3√3, ऐसा एक भी नहीं दिख रहा, ठीक है ना, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास 27, तो √3 से कैंसिल करोगे तो बनेगा 9√3 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब आप ऑप्शन में लाओ, आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल जाएगा। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, प्रॉब्लम सही था ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है 28, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वर्क एनर्जी के ऊपर बेस्ड पोटेंशियल का ये दूसरा प्रॉब्लम है। देखो ये कह रहा है कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ V which small q should be projected so that it just reaches center of ring। तो हमें ये वेलोसिटी निकालनी है सच दैट ये बस सेंटर तक पहुंच जाए, मतलब यहां पहुंच करके इस q की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो हम यूज करने जा रहे हैं इसमें कंसेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, KI प्लस UI इक्वल्स टू KF प्लस UF का। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब इस तरीके का कंसेप्ट अगर आप पहली बार सीखोगे तो हड़बड़ा जाओगे, अगर आपने पहले से सीख रखा होगा तो आप फैमिलियर हो गए, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये सवाल उन बच्चों को बहुत मुश्किल लगेगा जिन्होंने पोटेंशियल के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पढ़ रखा। तो KI हो गया हाफ mv², UI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज कौन सा, पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल किसका, नॉन पॉइंट चार्ज का, तो Q इनटू पोटेंशियल ऑफ रिंग, इसकी वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी Q इनटू रिंग की वजह से फाइनल पोटेंशियल, तो हाफ mv²
इक्वल्स टू क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल ये वाला पॉइंट, इनिशियल ये वाला, लिख भी दे रहा हूं, इनिशियल फाइनल। तो क्यू 2q बाय एम, यहां वी स्क्वायर। ओके, फाइनल रिंग की वजह से यहां पर पोटेंशियल वो हो गया के क्यू बाय आर, माइनस रिंग की वजह से कैपिटल आर डिस्टेंस पर फॉर्मूला के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह आप आर पुट करोगे तो ये मिल जाएगा के क्यू बाय रूट 2r। कॉमन ले लो इसमें से, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, के क्यू पूरा कॉमन चला गया, 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एम आर टाइम्स, यहां बचा 1 माइनस 1 बाय रूट 2, उसका भी एलसीएम ले लो, रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2। ये रूट 2 से कटेगा और इधर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास रूट 2 आ जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई रूट 2 के क्यू क्यू, के टर्म में ही है, पर किसी भी ऑप्शन में अंडर रूट तो आ ही जाएगा, रूट 2 बाहर नहीं दिख रहा, तो इस रूट 2 को भी अंदर लगाओ, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एम आर, रूट 2 को आप अंदर ले जाओगे तो 2 माइनस रूट 2, और अब मैं इसका रूट यहां पर ले लूं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक स्टेप मेरी कम हो जाएगी। तो ये रूट के अंदर आ गया फाइनल स्पीड, या सॉरी इनिशियल स्पीड, जिससे उसे प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। आंसर मिलाओ, तो के क्यू क्यू बाय एम आर 2 माइनस रूट 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो काफी अच्छा एक टिपिकल प्रॉब्लम इसको बोलेंगे, ये आपके लिए मैंने रखा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका सिंपल है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना। तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आप अच्छी तरह ग्राफ वगैरह जानते हो, किसका पूछ रहा है वो, करेक्ट ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 हो गई, सरफेस पर फील्ड अपनी के क्यू बाय आर हो गई, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो सीधे स्टैंडर्ड थ्योरी बेस्ड है, आंसर नंबर सी करेक्ट है। लास्ट प्रॉब्लम इस सेक्शन का, ये कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट। तो कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट की फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये रही दो मेटलिक प्लेट्स, हैव डेंसिटी प्लस एंड माइनस सिग्मा। तो इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। तो डी डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस प्लेट। तो यहाँ फील्ड पर, यहाँ पर पी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। तो इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से इधर हो गया। अब क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है, तो ये भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें मत साइन पुट कर देना, डायरेक्शन ले लिया हमने, ये भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड पी पॉइंट पर 0 आ जाएगी, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे 16 से लेकर 30 तक के प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखना 31 to 45। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं 31 से लेकर के 45 तक के सॉल्यूशन। देखो, अब ये 31 वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके एम्स में आया हुआ है, ठीक है ना। तो पुराना प्रॉब्लम है, अब तो खैर एम्स नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो, ये बोला टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed at 30 centimeter apart as shown in the figure. The third charge Q3 is moved along the arc of the circle of radius 40 centimeter from C to D. The change in potential energy of the system is where K की वैल्यू हमें निकाल के देनी है। तो पहले तो इनिशियल डायग्राम ये रहा, तो पहले इनिशियल डायग्राम यहाँ कंप्लीट करते हैं। इनिशियली Q1 इधर था, Q2 इधर था, Q3 इधर था। ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर और ये हो गया 50 सेंटीमीटर। अब Q3 को सर्कुलर आर्क में घुमा करके डी पर ले आते हैं। तो फाइनल डायग्राम यहां ले लेते हैं, Q1, Q2 और इधर Q3। डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस तो एज इट इज रहा, कितना 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कुलर आर्क 40 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास एज इट इज 40 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हो गया 40 माइनस 30, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, हमें डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देना है। तो पहले लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल कितने पेयर बनेंगे, एक ये पेयर, ये फर्स्ट पेयर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते जाओ, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो 0.3, ठीक। दूसरा ये पेयर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई प्लस के Q2 Q3, डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, तो इधर आ गया 0.1। और लास्ट हमारे पास है ये Q1 Q3 का पेयर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी के Q1 Q3 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 0.4। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिमिलर पेयर बनाते हैं जैसे हमने फाइनल में बनाए।
तो Q1 Q2, तो K Q1 Q2 बाय 0.3। सिमिलरली Q2 Q3 वाला पेयर लो तो K Q2 Q3 बाय 0.5। और लास्ट पेयर लो Q3 और Q1 वाला, डिस्टेंस सेम है 40 सेंटीमीटर, तो K Q1 Q3 बाय 0.4। अब आप डिफरेंस ले लो डेल्टा यू, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब इन दोनों में से कॉमन मिल गया K Q2 Q3, तो K Q2 Q3 कॉमन हो गया, अंदर बचा 1 बाय 0.1 विच इज 10, 1 बाय 0.5 विच इज 2, तो यानी ये बचा हमारे पास 10 माइनस 2 यानी कितना हो गया 8। तो फाइनल आंसर आ गया 8। K को ब्रेक किया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3, ठीक है ना। अब हमें जो आंसर देना है Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग करना है, तो Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करो अलग, और बाकी बचा हुआ हो गया 8Q2 जो उसके कांस्टेंट का वैल्यू है। तो वेयर K is, तो K का वैल्यू हमें मिल रहा है कितना 8Q2, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो एक अच्छा प्रॉब्लम था ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 32 बोल रहा है आइडेंटिकल चार्जेस -q ईच placed at 8 corner of cube of side L, then electrostatic potential energy of +q charge placed at the center of cube। हमें सिर्फ +q वाले चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए पहले हम पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। तो 8 कॉर्नर पर हमारे पास रखे हुए हैं -q के चार्ज, और सेंटर पर हमने रखा है +q का चार्ज, तो इस जगह पर +q का चार्ज आ गया। क्यूब की साइड लेंथ हमें रखी है L। तो अब करेंगे क्या, पेयर बनाएंगे। कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे, ठीक है ना। और जैसे -q +q, ये -q +q एंड सिमिलरली सारे के सारे। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 8 टाइम्स, अब फॉर्मूला लगाओ K +q -q डिवाइडेड बाय +q -q के बीच का डिस्टेंस, वो हो गया क्यूब के बॉडी डायगोनल का आधा, दैट मीन्स √3L/2। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 16। अच्छा, K ओपन किया गया है तो हमें भी इसको ओपन करना पड़ेगा। तो 8 और 2 16, K को ओपन किया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस साइन बाहर आया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। अब देखें क्या क्या कैंसिल हुआ, एक √3 छूट गया तो √3 और आया। ओके, 4 और 16 ये कैंसिल हुआ तो ऊपर बचा हमारे पास 4, तो -4Q स्क्वायर बाय √3 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, सॉरी L। तो अब आप ऑप्शन मिलाओ, तो माइनस में हमारे पास एक ऑप्शन है B, एक ऑप्शन है D, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो पहले तो ये गायब हो गए। अब चेक करो 4Q स्क्वायर, तो हमें मिल रहा है ये D के अंदर, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन फिट बैठ रहा है D वाला। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा क्यूब के सेंटर पर कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 33, ये कह रहा है ऑन अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, तो ये रही सेमी सर्कुलर रिंग, रेडियस इसका r है। चार्ज +q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसके ऊपर +q को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू हो गई चार्ज q डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ हो गई पाई r। करना क्या है, द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल, तो यहां पर q पर हमें फोर्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। कितनी फोर्स लगाएगी? वो हो गई QE। Q हो गया पॉइंट चार्ज, E हो गई सेमी सर्कुलर रिंग की फील्ड। सेमी सर्कुलर रिंग की फील्ड का फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। तो किसी भी सेक्टर या छोटे से आर्क की वजह से फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय r साइन θ/2। तो क्योंकि ये 180 डिग्री का आर्क है तो θ/2 हो गया 90, तो सेमी सर्कुलर रिंग की फील्ड हो गई 2k लैम्डा बाय r और साइन 180/2, दैट मीन्स 90। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसी भी सर्कुलर आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके सेंटर पर। तो बचा क्या? 2k लैम्डा बाय r। अब हमें तो फोर्स निकालनी है, तो वो गई Q इंटू 2। अब चेक कर लो, पहले K को ओपन कर दिया गया है, K की जगह आ गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा भी पुट करना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमने लिया, लैम्डा की जगह आएगा Q बाय पाई r, Q बाय पाई r। तो हमने कहां तक लिख लिया 2k लैम्डा, और नीचे एक कैपिटल R और है। अब इसको कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई, तो ये 2 4 से कटा, इधर 2 आ गया, तो फोर्स का वैल्यू आ गया QQ बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये पाई स्क्वायर मैंने लिखा है, एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर, ये इसके ऊपर लगने वाली फोर्स हो गई। ऑप्शन में लाओ, क्यू क्यू तो हर किसी में दिख रहा है, नीचे 2 पाई स्क्वायर, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है और चौथे में 4 पाई स्क्वायर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। एक बार चेक कर लो, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मतलब पूरा का पूरा एक एक डाटा फिट बैठ रहा है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम 34 पर। ये आपका फिर से कंसेप्चुअल पर बहुत मजेदार प्रॉब्लम है। इसमें भी बहुत से बच्चों का गलत हुआ होगा, ठीक है ना। आप देखो इसको, ग्राफ को कैसे वेरीफाई करते हैं। तो ये बोल रहा है Q1 Q2 के 2 चार्जेस हैं और ये इनके 4 ग्राफ हैं, 1 2 3 4 करके हमें दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि 1 वाले में Q1 Q2 कैसा होगा, 2 वाले में कैसा होगा, 3 वाले में कैसा होगा और 4 वाले में। फील्ड के बारे में बोल रखा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एज्यूमिंग फील्ड स्ट्रेंथ टू बी पॉजिटिव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब राइट साइड पर फील्ड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव। तो चलो देखो एक एक ग्राफ में वेरिफिकेशन देखो, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। देखो यहां पर फील्ड प्लस इंफिनिटी टच हो रही है और यहां पर भी फील्ड प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो फील्ड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये राइट साइड होनी चाहिए। इधर भी फील्ड पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां भी फील्ड राइट साइड होनी चाहिए। अब सोचो यहां पर फील्ड राइट साइड है तो Q1 के पास में Q1 की फील्ड ही डोमिनेटिंग होगी और Q2 के पास में Q2 की फील्ड। तो ये फील्ड Q1 से अवे पॉइंट कर रही है, तो अगर फील्ड अवे जाएगी तो Q1 कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये फील्ड Q2 की तरफ जा रही है, इसका मतलब Q2 नेगेटिव हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव मिलाओ, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव फिट बैठ रहा है, ये Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव गलत है, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव फिट बैठ रहा है, बोथ पॉजिटिव, ठीक है ना, बोथ पॉजिटिव गलत बैठ रहा है, तो ये नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, B नहीं है और D नहीं है। आगे वेरीफाई करते हैं, यहां चेक करो प्लस इंफिनिटी, यहां माइनस इंफिनिटी, प्लस है इसलिए फील्ड राइट साइड, माइनस है इसलिए फील्ड लेफ्ट साइड। अब चार्जेस के साइन लगाओ, अवे फ्रॉम चार्ज है पॉजिटिव, अवे फ्रॉम चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव, चेक करो। तो दूसरे ऑप्शन में Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा, अच्छा ये तो हमारा वैसे भी ऑप्शन गलत था, तो अब हमें A और D में से, A और C में से वेरीफाई करना है। बोथ नेगेटिव, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बोथ पॉजिटिव, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो अब तो मेरे ख्याल से आंसर भी मिल गया, बट फिर भी हम पूरा देख लेते हैं। यहां पर माइनस इंफिनिटी, यहां पर माइनस इंफिनिटी, माइनस है तो फील्ड लेफ्ट साइड, माइनस है तो फील्ड लेफ्ट साइड। तो इस चार्ज के तरफ है नेगेटिव चार्ज, इस चार्ज से अवे है पॉजिटिव चार्ज, मिला लो। Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव, इसको वेरीफाई कर लो। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस है लेफ्ट साइड, प्लस है राइट साइड। अब चेक करो, टुवर्ड्स चार्ज है इसलिए नेगेटिव हो गया, टुवर्ड्स चार्ज है इसलिए नेगेटिव हो गया, यानी बोथ नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना, बड़ा मजेदार ग्राफिकल प्रॉब्लम ये मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर हमारा 35 प्रॉब्लम कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज q इज E। तो q की वजह से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो लगाओ फॉर्मूला, तो kq बाय एक्स स्क्वायर, ये फील्ड का फॉर्मूला हो गया। करना क्या है, एन आइडेंटिकल चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2x फ्रॉम इट, तो एक आइडेंटिकल चार्ज 2x के डिस्टेंस पर रखा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब क्या करना है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इट एक्सपीरियंसेस, तो हमें फोर्स बतानी है इन टर्म्स ऑफ ई, तो लगा लो फोर्स, तो सिंपल होगी, आंसर हो गया k q स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर। अब k q बाय एक्स स्क्वायर हमारा e था, रिप्लेस कर देते हैं, तो k q बाय एक्स स्क्वायर को हम e से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां बचा हमारे पास, देख करो पहले से, k q बाय एक्स स्क्वायर टाइम्स ऊपर बचा हमारे पास q, नीचे बचा हमारे पास 4, इतना तो हमारे पास हो गया E, यानी QE बाय 4, ये इसके ऊपर लगने वाली फोर्स का वैल्यू है। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 36। ये कह रहा है 4 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। देखो फिर पोटेंशियल एनर्जी का बढ़िया सा सवाल आपके सामने आ गया। स्क्वायर की पोटेंशियल एनर्जी आपको हर हाल में निकालनी आनी चाहिए। तो इस पूरे के पूरे टेस्ट में मेरा ज्यादातर जोर पोटेंशियल पर था, क्योंकि पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। तो Q Q Q Q के ये 4 चार्जेस हमने स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे, साइड स्क्वायर की A है। अब हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पेयर बनाने पड़ेंगे। स्क्वायर में यानी 4 चार्जेस में 6 पेयर बनते हैं। कैसे, 4 तो सीक्वेंस में, देखो गिनो, 1 2 3 4, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 4
के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो 4 पेयर की तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। दो जो पेयर बनते हैं वो इस तरीके से क्रॉस बनते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए? 6 पेयर। अब इन दो क्रॉस वाले की पोटेंशियल एनर्जी होगी 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना हो गया? √2a। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये था a। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो अब कॉमन ले लेते हैं हम इसके अंदर से, तो ये √2 तो ऊपर √2 आ जाएगा। क्या फिलहाल पहले कॉमन लेते हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए ये कॉमन हो गया। 2 भी मैंने कॉमन ही ले लिया। फर्स्ट टर्म में बचा 2, सेकंड टर्म में बचा 1/√2। अब मेरे को ऑप्शन मिलाना पड़ेगा, देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है। देखो इसमें अगर हम चेक करें तो हमें ऑप्शन थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। पहला तो है नहीं, ये तो गया। दूसरा भी नहीं है, ये भी गया। या तो ये है या फिर ये है। बाहर के क्यू स्क्वायर बाई ए है, तो हम इस 2 को अंदर ले जाते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है, ठीक है ना। तो 2 को अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा 4 और इधर 2 आकर के √2। तो दैट मीन्स ये भी ऑप्शन हमारा फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है ना। तो अब एक ही उम्मीद बची, बी वाले ऑप्शन से वेरीफाई करना। पर बी वाले में बाहर 4 है, तो हम इस 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए। 2 बाहर निकलने पर यहाँ 1 और इधर 2 आ जाएगा नीचे 2√2। अब आप देखो आपका ऑप्शन बन रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो एक अच्छा सवाल था और आंसर को भी मैनिपुलेट करना था। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, फिर से कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो हमने इसकी अर्थिंग कर रखी है और हमें क्यू डैश का वैल्यू निकाल के देना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिसकी अर्थिंग करी उसका पोटेंशियल 0। तो हम इनर शेल का पोटेंशियल लिख रहे हैं और ये लिखते वक्त दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो हो गया सरफेस वाला फॉर्मूला के क्यू डैश बाई R1, ठीक है ना। और इसके लिए भी आप किसी भी शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पर होता है। तो इसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पर है। तो के क्यू बाई R2 इक्वल्स टू 0। यहां से क्यू डैश की वैल्यू ले लो माइनस R1 बाई R2 टाइम्स क्यू। ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन की वैल्यू आ गई -QR1 बाई R2। दैट मीन्स आंसर नंबर सी करेक्ट है। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो उसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 38 फिर से पोटेंशियल का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। लिख लेना इसको, आपको बहुत सारे कंसेप्ट इस लेक्चर में मैंने दे दिए। तो अब हमें करना क्या है? हमें निकालना है फील्ड के एक्स और वाई कंपोनेंट। कैसे निकालेंगे? देखो इस प्रॉब्लम को बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो और हमेशा पहले वही ट्राई करो। देखो फील्ड ये इक्विपोटेंशियल से रखे हैं। फील्ड इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होती है, यानी फील्ड ऐसे होगी, ब्लू कलर की लाइन। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है। तो ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब चेक करो, एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, वाई कंपोनेंट इधर जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इस तरीके से आ गए। एक्स कंपोनेंट में क्या आ जाएगा? साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। वाई कंपोनेंट के साथ साइन पॉजिटिव आएगा। चेक करो, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव ये है नहीं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव ये है नहीं, एक्स नेगेटिव ये वाई नेगेटिव ये भी नहीं है। तो बिना सॉल्व किए भी आंसर हमारे पास आ गया। बट फिर भी हम सॉल्व करके जरूर देखेंगे। देखो तरीका ये है, ये जो दोनों इक्विपोटेंशियल है इनके बीच की ये जो दूरी हो गई ये हमारे पास हो गई कितनी? 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और फील्ड इस तरीके से इनके परपेंडिकुलर हो गई। अब करते क्या? सबसे पहले आपको ये मैं डायग्राम क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आप चेक करो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, हम इसका एंगल निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल सा काम है। ये हाइट हमारे पास हो गई 1, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया 2 और ये हो गया √5। तो हमने पूरा का पूरा ट्रायंगल ही सॉल्व कर डाला। अब हमें जिस थीटा की वैल्यू चाहिए हम वो थीटा निकाल सकते हैं। अब देखो ये एंगल आप जानते हो, थीटा मैंने कर दिया। यहां का पोटेंशियल था 4 वोल्ट और यहां का पोटेंशियल था 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी E इंटू डी होता है मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। D क्या हुआ? फील्ड के पैरेलल जो दोनों पोटेंशियल के इक्विपोटेंशियल के बीच का सेपरेशन है। तो हम अगर ये सेपरेशन विच इज D निकाल लें तो इसमें पुट करते ही हमें E की वैल्यू मिल जाएगी। फिर कंपोनेंट करके हम सॉल्यूशन दे देंगे। तो D की वैल्यू के लिए आप ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लो। तो आइडेंटिटी लगी साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई D बाय ये डिस्टेंस विच इज 2 सेंटीमीटर। तो D की वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा, और साइन थीटा पकड़ो इस ट्रायंगल से, वैल्यू कितनी? 1/√5 यूनिट सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला इस्तेमाल करो, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 2 वोल्ट। E हमें निकालना है, D की जगह आ गया 2/√5 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² मीटर। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया, 2 और 2 दोनों तरफ से कट गया, 100√5
और यूनिट वोल्ट पर मीटर। बट हमें तो फील्ड ही नहीं चाहिए, हमें उसके एक्स और वाई कंपोनेंट, इसलिए इतना लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने आपको स्मार्ट वर्क दिया कि वैसे करो। अब हमें फील्ड के कंपोनेंट चाहिए, तो देखो कंपोनेंट के लिए अब ये एंगल कैसे मदद करेगा वो सुनो, चेक करना। ये एक्स एक्सिस से थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये वाई एक्सिस से थीटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे, बड़ा सिंपल है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर से 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये थीटा आ जाएगा। अब फील्ड के कंपोनेंट करोगे तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी, साइन के साथ ले रहे हैं, माइनस ई साइन थीटा, और वाई कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी प्लस ई कॉस थीटा। देखते हैं कितना आता है, माइनस ई की जगह आ गया 100√5 और साइन थीटा वही राइट एंगल ट्रायंगल से लो 1/√5, ठीक है ना। और ई वाई की वैल्यू आ गई प्लस ई की जगह 100√5 और कॉस थीटा की वैल्यू 2/√5। तो फाइनल रिजल्ट हमारे हाथ में है, ई एक्स की वैल्यू -100 यूनिट वोल्ट पर मीटर और ई वाई की वैल्यू +200 यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो इसलिए मैंने कहा इतना लेंदी सवाल कभी नीट में नहीं आता, ठीक है ना। वो हमेशा स्मार्ट वर्क करने को बोलता है, तो आपको मैंने स्मार्ट वर्क करना सिखा दिया। उस बेसिस पे चलोगे तो सवाल करने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, और ऐसे चलोगे तो 5 मिनट लगेंगे। तो रास्ता आप सिलेक्ट कर लो कौन सा ज्यादा अच्छा है आपके लिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 39, ये भी बेसिक कंसेप्चुअल है। तो क्या किया गया देखो जरा, ये बोला अनचार्ज मेटल स्फीयर, तो मेटल स्फीयर यानी कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको फील्ड में रखेंगे तो फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, अंदर फील्ड 0 होती है। अब चेक करो, ये हो नहीं सकता क्योंकि फील्ड टेंजेंशियल भाग रही है, ये पॉसिबल नहीं है डायग्राम। ये नहीं हो सकता क्योंकि फील्ड अंदर है, अंदर होती नहीं कंडक्टर के फील्ड। तीसरा डायग्राम ये भी नहीं है क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस है ये सरफेस से छूती हुई निकल गई, ये भी गलत है। इसमें चेक करो, हर फील्ड लाइंस इस तरीके से ओरिएंट कर रही है कि वो सेंटर से पास कर रही है। क्यों? क्योंकि स्फीयर में जो भी चीज सेंटर से पास करती है वो उसके परपेंडिकुलर होती है। तो एक परफेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये आ गया। तो कंडक्टर की फील्ड ध्यान रखना हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट है इन दैट, ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, आप सबने जरूर कर लिया होगा इसको। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, इनकी फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करी गई हैं, हमें Q1 Q2 का साइन बताना है। तो चेक करो, Q1 की फील्ड लाइंस टुवर्ड्स Q1 है तो साइन नेगेटिव हो गया, Q2 की फील्ड लाइंस भी टुवर्ड्स Q2 है, इसका भी साइन नेगेटिव हो गया। तो बहुत आसान हो गया, तो बोथ नेगेटिव, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 41, ये कह रहा है चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेज, क्यूब नहीं पूछ रहा, थ्रू एनी फेज। तो देखो, तो क्यूब के सेंटर पर यानी बॉडी पर, बॉडी सेंटर पर आपने क्यू चार्ज रखा, तो टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम लगा के हो गया Q/ε0। अब ये टोटल फ्लक्स 6 फेसेस मिलकर के शेयर कर रहे हैं इक्वली, क्योंकि ये सबसे बराबर दूरी पर है। तो फ्लक्स ऑफ ईच फेस अगर हम निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए Q/6ε0। ऑप्शन मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा, एक भी ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। तो Q/6ε0 इसका राइट आंसर है, बट मैनिपुलेट करना पड़ेगा। देखो चलो मैनिपुलेट करते हैं। देखो ये 4πε0 सब में बेकार में इसी तरीके से लगा दिया गया है, तो हम भी लगा देते हैं। तो ऊपर नीचे 4πε0 लगाते हैं, तो 4πε0 Q/6 4πε0, 4π से सॉरी 4π ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ε0 तो नीचे था ही, तो 4π से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस तरीके का पैटर्न बना। अब ऑप्शन मिलाओ तो अब आपको ऑप्शन नंबर ए सही नजर आ जाएगा। तो ज्यादातर सवाल एडवांस टेस्ट के मुश्किल नहीं है, बट मैनिपुलेट करने हैं। तो कई स्टूडेंट आंसर निकालने के बाद भी सोच रहे हैं यार आया ही नहीं आंसर, तो ऐसे मैनिपुलेट करना होता है रिजल्ट्स को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 42, फिर से काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, टिपिकल प्रॉब्लम है, कॉपी में नोट कर लेना, आपको आना चाहिए। प्रॉब्लम ये कह रहा है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज, तो ये रहा इनफाइनाइटली लेंथ का लीनियर चार्ज, डेंसिटी इसकी लैम्डा, इज प्लेस्ड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस y फ्रॉम पॉइंट O, ये कोई पॉइंट O है, यहां से y डिस्टेंस पर इसको रखा गया। ओके, कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद O एज अ सेंटर और r इज ग्रेटर देन y। तो अब हम एक स्फीयर लेने जा रहे हैं जिसका रेडियस y से तो बड़ा है और सेंटर O पर है, तो ये इसको इस तरीके से इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है ना। और रेडियस ये हो गया आपके पास r के बराबर। करना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमें चार्ज एनक्लोज निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें लेंथ एनक्लोज निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम ये लेंथ निकालते हैं, इस लेंथ का नाम है x कर दे रहा हूं,
इस x की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो गई रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लेंथ एनक्लोज्ड की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ रूट अंडर, यानी ट्वाइस ऑफ x मतलब ट्वाइस ऑफ रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चार्ज एनक्लोज्ड आ गया लैम्डा इंटू ट्वाइस ऑफ रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब फ्लक्स निकालना है, गॉस थ्योरम लगा लो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो रिजल्ट आ गया 2 लैम्डा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन मिलाओ, तो 2 लैम्डा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 43 पर चलते हैं। 43 फिर से एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और इसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये कह रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फोर्स ऑफ चार्ज Q, और चार्ज माइनस Q इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है भाई। तो कैपिटल Q के इन्फ्लुएंस में माइनस Q इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो बताओ कौन सी चीज कंजर्व्ड है। तो देखो बेटा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा सवाल है, फोर्स तो कूलम फोर्स हो गई, इस तरीके से इसकी तरफ लगी। अब चेक करो, ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं दे रही। जब भी कोई फोर्स टॉर्क नहीं देती तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, बिल्कुल प्लैनेटरी मोशन की तरह चलो, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम नहीं हो सकता, कारण कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन अलग होगा, कांस्टेंट हो नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व हो सकती, क्योंकि कहीं पर डिस्टेंस कम है, कहीं पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए किसी जगह पर स्पीड ज्यादा होगी, किसी जगह पर स्पीड कम होगी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कंजर्व्ड है, वो है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इसका चार्ज पार्टिकल का हमारे लिए कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना आपको ये। ओमेगा भी नहीं कांस्टेंट हो सकता, क्यों नहीं कांस्टेंट हो सकता, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला चेक करोगे तो वो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा होता है। अब चेक करो, अलग अलग जगह पर डिस्टेंस अलग अलग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो गया, ओमेगा अलग अलग हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना आपको ये कंसेप्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 44, ये आपका 3 लार्ज चार्ज शीट having surface charge density इतना as shown in the figure is placed in xy plane, find out electric field at point P। अब हमें नहीं दे रखा शीट कौन सी है, जब कुछ नहीं दे रखा हो तो बाय डिफॉल्ट ये कन्वेंशन है, हम नॉन कंडक्टिंग लेंगे। नॉन कंडक्टिंग शीट की फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, तो इस शीट की फील्ड, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। तो 1 की फील्ड इधर की तरफ हो गई E1, 2 की फील्ड 2 की तरफ हो गई E2, 3 की फील्ड भी इधर की तरफ हो गई E3। तो डायग्राम P पर तीनों फील्ड एक ही तरफ आ रही हैं, E1, E2 और E3। तो नेट फील्ड हो गई, वेक्टर फॉर्म में लगाओगे तो नीचे की तरफ यानी माइनस के कैप आ गया, और E1 प्लस E2 प्लस E3 टाइम्स माइनस के कैप। सिंप्लीफाई करते हैं, E1 फॉर्मूला डालो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 अब साइन मत डाल देना क्योंकि हमने डायरेक्शन ले लिया है, E2 का फॉर्मूला 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स माइनस के कैप। ऐड करो तो ये डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 2 3 4 ये आ जाएगा हमारे पास 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स माइनस के कैप। सिंप्लीफाई करते हैं फाइनल आंसर, तो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स माइनस के कैप। ऑप्शन मिलाओ, तो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, ये भी एक अच्छा सवाल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम, ये भी बेस्ट है, अब इसको भी ध्यान से सीखना। ये कह रहा है 6 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट 6 कॉर्नर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, फाइंड द अरेंजमेंट द चार्जेस इन ऑर्डर पी क्यू आर एस टी यू। तो पी क्यू आर एस टी यू पे रखे गए, which produce double the electric field as compared to electric field produced by single charge at Q। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक सिर्फ और सिर्फ Q का चार्ज R पॉइंट पर रखते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसकी डबल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से अरेंजमेंट में प्रोड्यूस हो रही है वो बताओ। तो अब कैसे करेंगे, तुक्का तो लग नहीं सकता, तो हमें एक एक अरेंजमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखो एक एक अरेंजमेंट को वेरीफाई करते हैं, आ जाओ। तो पी क्यू आर एस टी पे इस ऑर्डर में हमें चार्जेस रखते हुए चलने हैं, तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो पी क्यू आर तो कंप्लीट हो गया, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। अब सबकी फील्ड वेरीफाई करो, तो एक एक ऑप्शन हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। इसकी फील्ड
इधर की तरफ E और इसकी भी E, तो ये बन गया 2E। सिमिलरली ये प्लस Q और ये माइनस, इधर हो गया 2E, और सिमिलरली ये हो गया 2E। अब ये एंगल 120 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 2E हो गया, तो इसमें तो नेट फील्ड 4E आ गई और डायरेक्शन भी अलग आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, हटाओ। दूसरा वेरीफाई करो। मतलब ये हमारे लिए सवाल एक सिरदर्दी है, क्योंकि एक एक ऑप्शन हमें वेरीफाई करना पड़ेगा और इसमें उसका आंसर जल्दी आ जाएगा जो बाय डिफॉल्ट कोई भी एक रैंडम सेलेक्ट करके शुरू कर दे, और किस्मत की बात है जो पहले टकरा गया और सही मिल गया तो टिक मारो, आगे बढ़ो। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस, वेरीफाई करते हैं। तो इसकी फील्ड इधर 2E प्लस से माइनस की तरफ, इसकी इधर 2E और इसकी इधर 2E, तो भाई इसमें तो नेट फील्ड ही 0 हो गई, इसलिए ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन आप वेरीफाई करोगे तो माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस, वेरीफाई करो। इन दोनों माइनस की फील्ड तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गई, ठीक है ना, तो इनको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, हटाओ। ये प्लस प्लस की फील्ड भी एक दूसरे को कैंसिल कर गई, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्लस माइनस इधर की तरफ हो गया 2E। अब चेक करो, मैग्नीट्यूड E और इधर मैग्नीट्यूड 2E, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी डबल है, तो यही हमारा परफेक्ट आंसर है। इसको चेक करोगे इसमें भी नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा एडवांस टेस्ट मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। जो इंपॉर्टेंट बताइए उनको वापस से प्रैक्टिस कर लेना, फिर अगले टेस्ट की तरफ बढ़ना। थैंक यू सो मच।